हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 8 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरीके से फोर्स जो होता है यानी जो बल होता है वो इंटरेक्शन की वजह से होता है, यानी जो आपके फोर्स होता है वो इंटरेक्शन के कारण होता है। इस तरीके से हमने ये देखा था कि जब भी जो आपके फोर्सेस होते हैं यानी जो बल होता है, जब आपके दो बल क्या कर रहे हैं, किसी एक ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो रहे हैं, लग रहे हैं, अगर वो दोनों एक ही डायरेक्शन में है यानी एक ही दिशा में लग रहे हैं, तो जो बल है उसकी जो क्वांटिटी होती है वो ऐड हो जाती है यानी जुड़ जाती है। और अगर दोनों फोर्स जो है विपरीत दिशा पे लगते हैं तो क्या होता है, जो आपके फोर्स की क्वांटिटी होती है यानी जो बल होता है वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है या माइनस हो जाता है। इसमें हमने ये भी देखा था कि किस तरीके से जब दो विपरीत बल जो कि बराबर है क्वांटिटी में एक किसी ऑब्जेक्ट पे लगते हैं तो आपको किसी भी तरीके का स्टेट ऑफ मोशन किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी वस्तु में नहीं दिखाई देता। इसके बाद हम स्टेट ऑफ मोशन यानी गति की अवस्था के बारे में समझ रहे थे। तो हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था कि जो आपका स्टेट ऑफ मोशन होता है बेसिकली इससे किसी भी ऑब्जेक्ट यानी किसी भी वस्तु की स्पीड यानी चाल और डायरेक्शन यानी दिशा, इन दोनों को डिस्क्राइब किया जाता है। ठीक है, यानी जो आपकी किसी भी ऑब्जेक्ट की जो डायरेक्शन है और वेलोसिटी या फिर चाल है उसको हम स्टेट ऑफ मोशन से डिफाइन करते हैं। और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यानी कोई भी वस्तु अगर विराम अवस्था में है यानी रेस्ट की पोजीशन में है तो हम ये कहते हैं कि जो आपका स्टेट ऑफ मोशन है उसमें आपकी जो स्टेट है वो आपकी स्टेट ऑफ जीरो स्पीड है। ठीक है, यानी विराम अवस्था को हम क्या कहते हैं, विराम अवस्था को हम शून्य चाल की अवस्था कहते हैं, द स्टेट ऑफ जीरो स्पीड। इतना हमने समझ लिया था। अब हम इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। It is common experience that many a time application of force does not result in a change in the state of motion. For example, a heavy box may not move at all even if you apply the maximum force that you can exert. Again, no effect of force is observed when you try to push a wall. यानी यह हमारा सामान्य अनुभव है कि अनेक बार बल लगाने पर भी जो आपकी वस्तु है उसकी जो गति है या गति की जो अवस्था है, स्टेट ऑफ मोशन है, उसमें किसी भी तरीके का चेंज यानी परिवर्तन या बदलाव नहीं होता है। उदाहरण के लिए एक भारी संदूक जिसके द्वारा अधिकतम बल लगाए जाने पर भी गति ना करे। इस प्रकार यदि आप किसी दीवार को धकेलने का प्रयास करते हैं तो उस पर आपको बल का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। यानी हम क्या बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कई बार ऐसी अवस्था होती, ऐसी स्टेट ऑफ मोशन होता है कि आप बहुत ज्यादा बल लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, लेकिन क्या होता है, आपको किसी भी तरीके का स्टेट में चेंज नहीं मिलता है। जैसे कि कोई भारी संदूक है, कोई भारी बॉक्स है, उस पे आपने फोर्स लगाया, क्या लगाया, बल लगाया, लेकिन आपने बल तो बहुत लगाया लेकिन जो आपका संदूक है वो अपनी जगह से नहीं हिला, यानी उसकी जो अवस्था है उसमें चेंज नहीं आया, उसकी स्टेट ऑफ मोशन में चेंज नहीं आया। बेसिकली ये इसलिए हुआ है क्योंकि जितना आपने उस ऑब्जेक्ट पे, उस वस्तु पे बल लगाया है वो उस वस्तु को हिलाने के लिए पर्याप्त नहीं है, यानी जितना बल उसको उसके स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए चाहिए उतना बल उसे नहीं मिला है। यही कारण है कि जो आपका भारी संदूक होता है उस पे बल लगाने पर भी आपका जो संदूक है वो अपनी जगह से बदलता, वो अपनी जगह को चेंज नहीं करता, यानी अपनी अवस्था को नहीं बदलता।
तो हमने देखा था कि किस तरीके से जो आपका बल होता है वो स्टेट ऑफ मोशन यानी गति की अवस्था में बदलाव लेके आता है, जिसमें हमने आपका क्या देखा कि जो गति की अवस्था में बदलाव होता है और आपका डायरेक्शन यानी दिशा में बदलाव होता है, तो हम ये कहते हैं कि जो आपका स्टेट ऑफ मोशन है यानी गति की अवस्था है उसमें बदलाव हुआ है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो है आपका फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी जो आपका बल होता है वो किसी भी वस्तु की आकार में बदलाव ला सकते हैं, ठीक है, आकार में बदलाव ला सकते हैं। तो इसके लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। आपके पास आपकी बुक में ये टेबल बनी है, इस टेबल को हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें आपको बहुत सारी अवस्थाएं या सिचुएशंस दे रखी हैं, ठीक है, और आपको ये बताया गया है कि किस तरीके से उस पर फोर्स यानी बल लगाया गया। आपको ये बताना है कि जो आपका चेंज ऑफ मोशन हुआ है यानी जो स्टेट ऑफ मोशन है उसमें बदलाव हुआ है कि नहीं, या फिर आपको ये बताना है कि जो आकार है वस्तु का उसमें बदलाव हुआ है या नहीं हुआ। तो हमारा जो पहली सिचुएशन है अ लंप ऑफ डो ऑन अ प्लेट, यानी आपके पास एक गुंदा हुआ आटा है, ठीक है, एक गुंदा हुआ आटा है, ठीक है, गोंदा हुआ आटा है जो आप गोंदते हो रोटी बनाने के लिए। उस पे आप क्या करते हो, प्रेसिंग इट डाउनवर्ड्स विद द हैंड, यानी अपने हाथों से इसे आटे को नीचे की तरफ दबाते हो, प्रेस करते, क्या करते हो, आटे को अपने हाथों से नीचे की तरफ प्रेस करते हो, दबाते हो, उस पे दाब लगाते हो। तो आपको ये बताना है कि क्या चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन हुआ है, क्या इसकी गति की अवस्था में बदलाव हुआ है। अगर हम गति की अवस्था की बात करें, किसकी बात करें, गति की अवस्था की बात करें, तो हमने क्या पढ़ा है कि चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन कब होता है, जब कोई भी वस्तु की स्पीड यानी उसकी चाल में बदलाव होता है और उसकी दिशा में बदलाव होता है, तो हम क्या कहते हैं कि जो आपकी स्टेट ऑफ मोशन है उसमें चेंज आया है, यानी जो गति की अवस्था है उसमें बदलाव आया है। अगर हम इस कंडीशन की बात करें तो हमारे पास एक प्लेट में आटा है, गुंदा हुआ आटा है, उसे हम अपने हाथों से नीचे की तरफ दबा रहे, प्रेस कर रहे हैं कुछ इस तरीके से। तो क्या चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन हुआ है, ठीक है, क्या चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि जो आटे का डो है यानी जो गुंदा हुआ आटा है उसकी स्पीड यानी जो उसकी चाल है उसमें बदलाव नहीं आया है। दूसरी चीज कि उसकी कोई दिशा में बदलाव नहीं आया, यानी इसमें आपका क्या है, इसमें आपका जो चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन है वो आपका नो आएगा। क्या आएगा, नो यानी नहीं। अब आपसे पूछा गया है चेंज इन शेप, क्या आकार में बदलाव आया है। अगर हम आकार की बात करें तो जब हमने इस पे अपने हाथों से नीचे की तरफ प्रेशर लगाया है तो आप देख सकते हैं कि जो आटे का डो है उसके शेप में, उसके जो आकार है उसमें बदलाव आया है। यानी अगर हम आकार के बदलाव की बात करें तो इस कंडीशन में आपका यस यानी हाँ हो। अब हम चलते हैं अपनी अगली सिचुएशन की तरफ, ठीक है। तो अगली सिचुएशन आपकी है स्प्रिंग फिक्स टू द सीट ऑफ बाइसिकल, यानी जो आपकी साइकिल है उसकी जो सीट होती है उसके नीचे स्प्रिंग लगे होते हैं, ठीक है, स्प्रिंग लगे होते हैं। बाय सिटिंग ऑन द सीट, अगर हम उस सीट के ऊपर बैठते हैं तो आप ये जानते हैं कि जो सीट होती है उसके नीचे स्प्रिंग होते हैं, और अगर आप इस सीट पे बैठते हैं तो आपका क्या होता है, बॉडी जो आपका शरीर है उसका जो वेट है, ठीक है, उसका जो भार है वो आपकी इस सीट पे लग रहा है। जब इस सीट पे लग रहा है तो इस पे जो स्प्रिंग लगे हैं, जो इस पे स्प्रिंग लगे हैं उस पे भी इसका क्या पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है, जिस कारण जो आपका स्प्रिंग है, ठीक है, वो कुछ पहले जो था जब आप नहीं बैठे थे तो वो थोड़ा सा इस तरीके की शेप का था, लेकिन जब उस पर प्रेशर पड़ा ऊपर से, यहाँ से इस तरीके से प्रेशर पड़ा, आप बैठे सीट के ऊपर तो स्प्रिंग की शेप कैसी हो गई, इस तरीके की।
तो क्या आप देख सकते हैं कि इसमें कोई भी मतलब चेंज इन द मोशन, स्टेट ऑफ मोशन हुआ है, यानी जो गति की अवस्था है क्या उसमें बदलाव हुआ है? तो आप देख सकते हैं कि किसी भी तरीके का स्पीड में यानी चाल में बदलाव नहीं हुआ है, और आपकी मोशन यानी गति की जो दिशा है उसमें भी बदलाव नहीं हुआ है। यानी जो आपकी पहली कंडीशन है, चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन यानी गति की अवस्था में बदलाव, इस केस में या इस सिचुएशन में नहीं हुआ है, तो आप नो यानी नहीं पे टिक करें। अब आपसे ये कहा गया है चेंज इन द शेप यानी आकार में बदलाव हुआ है। तो आप देख सकते हैं जब कोई व्यक्ति सीट पे बैठता है तो उसकी जो सीट की स्प्रिंग होती है उस पे वेट डलता है यानी भार डलता है। भार डलने की वजह से जो स्प्रिंग की जो शेप है उसमें बदलाव हुआ है, यानी जो सेकंड सिचुएशन है इसमें आपका यस आ जाए, क्या आ जाएगा? यस आ जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सिचुएशन में। अगला जो सिचुएशन है वो आपको कुछ ये दे रखा है, द रबर बैंड सस्पेंडेड फ्रॉम अ हुक नेल फिक्स्ड ऑन अ वॉल। यानी एक कील लगाई गई है दीवार पे, उस पे एक रबर बैंड को लटकाया गया है, ठीक है। कील लगाई गई है, उस पे रबर बैंड को लटकाया गया है। तो आपसे ये कहा गया है बाय हैंगिंग अ वेट ऑन और बाय फ्री पुलिंग इट फ्री एंड, यानी आपसे ये कहा गया है कि अगर हम इस पे कोई वेट लगा दे, कोई भार लगा दे, या फिर इसको फ्रीली अपने हाथों से खींचे तो क्या होगा, ठीक है, क्या होगा? तो इस पे आपके पास दो कंडीशन है। आपको पहले बताना है कि गति की अवस्था में बदलाव होगा या नहीं, दूसरा कि इसकी जो आपका रबर बैंड है इसकी जो शेप है, इसका जो आकार है, इसमें बदलाव होगा या नहीं, ये आपको बताना है। तो कोई बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है कि अगर हम किसी कील पे रबर बैंड को लटकाते हैं और उस पे कोई भार लगाएं या फिर उसे अपने हाथों से खींचे तो आपको क्या दिखाई देगा? क्या उसकी गति की अवस्था यानी चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन आपको दिखाई देगा, या फिर आपको इसके आकार में बदलाव दिखाई देगा? अगर किसी को इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप हाथ खड़ा कीजिए। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आपको ये बताना है कि एक कील है, उस पे रबर बैंड लगा है, ठीक है, क्या लगा है? रबर बैंड लगा है। उसको हमने या तो हाथों से खींचना है या कोई भार इस पे लगा देना है, ठीक है। तो आपको बताना है कि जो गति की अवस्था है उसमें बदलाव होगा या फिर आपका जो आकार है यानी जो रबर बैंड का आकार है उसमें बदलाव होगा। जीआईसी हारमनी, किसी को इस क्वेश्चन का आंसर आता है? हाथ खड़ा कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर दो। अगर हम किसी रबर बैंड को किसी कील पे अटकाते हैं और उस पे कोई भार लगाते हैं या फिर उसे खींचते हैं तो क्या इसकी गति की अवस्था में बदलाव होगा या फिर इसकी शेप में यानी इसके आकार में बदलाव होगा? जो आपका रबर बैंड है क्या होगा इसमें? मैम शेप इन चेंज वेरी गुड, वेरी गुड, सिट डाउन। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा चेंज इन शेप, यानी इसकी जो शेप है उसमें यानी आकार में बदलाव होगा। अगर हम चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन की बात करें यानी गति की अवस्था की बात करें तो इसमें किसी भी तरीके का बदलाव नहीं हो रहा है। अब आपका जो नेक्स्ट सिचुएशन है वो आपकी ये है, अ प्लास्टिक और मेटल स्केल प्लेस बिटवीन टू ब्रिक्स। अगर दो ईंटें हैं उसके बीच में हम किसी प्लास्टिक या किसी मेटल यानी धातु की स्केल रख देते हैं, ठीक है, दो ब्रिक्स यानी दो ईंटों के बीच में, बाय पुटिंग अ वेट एट द सेंटर ऑफ द स्केल। और अब क्या करते हैं हम, जो आपका स्केल है इसके बीचों बीच एक वेट या कोई भार रख देते हैं तो क्या होगा? आपका चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन होगा यानी गति की अवस्था में बदलाव होगा या फिर इसके आकार में बदलाव होगा। तो जैसे कि आप इस सिचुएशन में भी देख सकते हैं इसमें
स्केल का जो चाल है यानी वेलोसिटी है या फिर जो स्पीड है उसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है, इसकी डायरेक्शन में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, ये एक स्थिर अवस्था में है या फिर रेस्ट की पोजीशन में है, विराम अवस्था में है, तो यानी इसमें किसी भी तरीके का क्या होगा, आपका चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन नहीं होगा। अगर हम बात करें शेप की, तो जब हम इससे बाहर रखेंगे तो आपका जो स्केल है जो प्लास्टिक या फिर किसी मेटल का बना है, वो स्केल, उस स्केल की जो शेप है उसमें बदलाव आएगा, तो यानी कि इसमें क्या होगा, आपका चेंज इन शेप होगा, यानी जो ये स्केल है इसके आकार में आपका बदलाव हो रहा है। तो आपने यहाँ पे ये देखा कि आपके पास अलग अलग सिचुएशंस थी और सारी सिचुएशंस में हमने फोर्स लगाया है। पहली सिचुएशन में हाथों से आटे में लगाया है, दूसरी सिचुएशन में जो आपकी साइकिल होती है, साइकिल की सीट होती है, जब उस पे हम बैठे तो उस पे क्या लगा, फोर्स लगा, भार लगा, ठीक है, वेट लगा, जिस कारण क्या हुआ, आपका बल लग गया या फोर्स लगा। इसी तरीके से अगर हम थर्ड केस की बात करें, इसमें हमने रबर बैंड को खींचा, इस रबर बैंड को खींचा और हमने इस पे फोर्स लगाया। चौथा केस देखें तो इसमें हमने क्या करा, इस स्केल के बीच में एक वेट यानी भार को रखा, जिस कारण इस स्केल पे क्या लगा, फोर्स लगा। तो हमने इन सारी जो ये हमारे पास कंडीशंस आई हैं, इनमें हमने क्या देखा कि सब में क्या हो रहा है, चेंज इन शेप हो रहा है। किसकी वजह से, फोर्स की वजह से, यानी बल के कारण जो आपके जितनी भी यहाँ पे वस्तुएं हैं उनके आकार में बदलाव हो रहा है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि जब भी हम किसी भी वस्तु पे फोर्स यानी बल लगाते हैं तो उस कारण उस वस्तु की आकार में बदलाव होता है, ठीक है। In all these examples, you saw that the application of force on an object may change its shape. इन सभी उदाहरणों में आपने देखा कि किसी वस्तु पर बल लगाने से उसकी आकृति में परिवर्तन हो सकता है। यानी जब भी हम किसी भी वस्तु पे बल लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो क्या होता है, उस वस्तु की जो आकृति होती है उसमें बदलाव आ जाता है। Having performed all these activity, you would have realized that, यानी ये जो हमने एक्टिविटी करी इससे हमें क्या पता चला कि जो आपका बल होता है यानी जो आपका फोर्स होता है वो क्या कर सकता है, may make an object move from rest, यानी जब भी कोई वस्तु आपकी विराम अवस्था में है तो अगर हम उस पे बल लगाते हैं यानी फोर्स लगाते हैं तो वो गति करने लग जाती है। यानी जो आपका फोर्स होता है, बल होता है, वो किसी भी वस्तु को विराम अवस्था से गति में ला सकता है। नेक्स्ट, may change the speed of an object if it is moving. तो जब भी हम किसी भी वस्तु पे फोर्स लगाते हैं, बल लगाते हैं, तो वो उसकी चाल में परिवर्तन ला सकता है। यानी कोई वस्तु चल रही है, आपने उस पे फोर्स लगाया तो क्या होगा, उसकी जो स्पीड है, उसकी जो चाल है उसमें चेंजेस आ जाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई आपका कोई खिलौना है, जैसे कोई कार है, वो चल रही है, आपने उसे पीछे से धक्का दिया तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो यानी आपने फोर्स लगाया जिस कारण उस कार की स्पीड बढ़ गई। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जब भी हम फोर्स यानी बल लगाते हैं तो बल लगाने से किसी भी वस्तु की जो चाल है यानी स्पीड है वो चेंज हो सकती है। May change the direction of motion of an object, जो आपकी गतिशील वस्तु होती है उसकी दिशा में जो है फोर्स अगर लगाया जाए तो उसकी दिशा को वो परिवर्तित कर सकता है, यानी उसकी डायरेक्शन को वो बदल सकता है। जैसे कि जब भी कोई खिलाड़ी खेल रहा होता है, जैसे कि आप क्रिकेट खेल रहे हैं, तो एक बॉल आपकी स्पीड से आ रही है, ठीक है, एक स्पीड से आ रही है, हमने क्या किया, बैट से उस पे फोर्स लगाया
और उसकी क्या हुई, डायरेक्शन चेंज हो गई, यानी उसकी जो दिशा है वो परिवर्तित हो गई। यानी जो आपका फोर्स होता है, बल होता है, वो किसी भी वस्तु की डायरेक्शन यानी दिशा को परिवर्तित कर सकता है। may bring about a change in the shape of an object, यानी जब आप फोर्स लगाते हैं, जब आप बल लगाते हैं, तो कोई भी वस्तु है उसकी जो शेप है, उसका जो आकार है, उसकी जो आकृति है, उसमें बदलाव होता है। जैसे कि अभी हमने एक्टिविटीज में देखा, ठीक है, जो हमने एक्टिविटी की। नेक्स्ट, मे कॉज सम और ऑल ऑफ दीज इफेक्ट, इनमें से कुछ अथवा सभी प्रभावों को उत्पन्न कर सकता है। यानी जो फोर्स होता है वो जो आपको ये हमने अभी डिस्कस किए इफेक्ट्स, इनमें से एक या इससे ज्यादा जो प्रभाव है उनको वो उत्पन्न कर सकता है। While a force may cause one or more of these effects, it is important to remember that none of these action can take place without the action of force. Thus, an object cannot move by itself, it cannot change speed by itself, it cannot change direction by itself, and shape cannot change by itself. यानी कि जब भी कोई भी आपकी स्पीड में बदलाव करना है, गति में बदलाव करना है, किसी भी वस्तु की दिशा में बदलाव करना है, उसकी शेप में, आकार में या आकृति में बदलाव करना है, तो फोर्स बहुत जरूरी है। बगैर फोर्स के जो है आपकी ना तो स्पीड चेंज होगी किसी भी ऑब्जेक्ट की, आपकी किसी भी ऑब्जेक्ट की दिशा बदलेगी, और ना ही उसका शेप यानी आकृति बदलेगी। अब हम बात करते हैं कांटेक्ट फोर्सेस की, यानी संपर्क बल की। ठीक है, संपर्क बल की हम बात करते हैं। संपर्क बल जैसे कि आप इस टॉपिक से समझ सकते हैं कि ये एक ऐसा बल है जब दो वस्तुएं, कांटेक्ट फोर्सेस यानी संपर्क बल। तो संपर्क बल जैसे कि आप नाम से समझ सकते हैं कि ये बल तब लगता है जब भी कोई वस्तु, ठीक है, दूसरी वस्तु के कांटेक्ट यानी संपर्क में होती। जैसे कि अगर आप किसी भी, कोई बॉल है, आपने उसे क्या किया, धक्का दी, ठीक है, धक्का दिया, हल्का सा उसे क्या किया, हिट करा, तो आपने क्या किया, आपने फोर्स दिया उसे, और कैसे दिया, थ्रू कांटेक्ट यानी संपर्क के साथ। ठीक है, तो आपकी जो बॉल है वो मूव करने लगी, चलने लगी। ऐसे ही अगर आप अपने बाल्टी को उठाते हैं, क्या करते हैं, एक भरी हुई बाल्टी को हाथों से उठाते हैं, आपने उस बाल्टी पे फोर्स लगाया, ठीक है, फोर्स लगाया, उसे अपनी तरफ खींचा, तो जो फोर्स लगा है वो कब लगा है, जब अपने हाथों से उस बाल्टी को पकड़ा है और उठाया है। यानी आपके हाथ और वो बाल्टी दोनों किस में आए, कांटेक्ट में आए, यानी संपर्क में आए, तब उस बाल्टी में क्या लगा, फोर्स लगा है, यानी बल लगा। तो ऐसे बल जो कि संपर्क यानी कांटेक्ट की वजह से होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, आपके संपर्क बल या फिर कांटेक्ट फोर्सेस कहते हैं। कांटेक्ट फोर्स इज अ फोर्स दैट इज अप्लाइड बाय ऑब्जेक्ट्स इन कांटेक्ट विद ईच अदर। यानी जो संपर्क बल होते हैं वो एक ऐसा बल है जो वस्तुओं द्वारा एक दूसरे के संपर्क में आने से लगता है। ठीक है, तो आपके जो कांटेक्ट फोर्सेस है वो फोर्सेस है जब कोई भी दो वस्तुएं आपस में कांटेक्ट में यानी संपर्क में आती हैं, तो तब लगते हैं। इसके एग्जाम्पल है आपका फ्रिक्शन फोर्स, यानी जो आपका घर्षण बल है। नेक्स्ट है स्प्रिंग फोर्स, और तीसरा है आपका मस्कुलर फोर्स, यानी जो आपकी मांसपेशियों से बल लगता है, वो इसके एग्जाम्पल है। तो अगर हम फ्रिक्शन फोर्स की बात करें, फ्रिक्शन फोर्स यानी घर्षण बल, जब भी कोई वस्तु, जैसे कि कोई आपका डब्बा है, आप उसे क्या कर रहे हो, कोई बॉक्स है या कोई डब्बा है, इस पे आपने बल लगाया, इस तरीके से बल लगाया, ये जो डब्बा है या ये जो बॉक्स है, ये इस बल के कारण मूव करने लगा, ठीक है, गतिमान हुआ। जब ये गति करेगा इस दिशा में, तो एक बल लगेगा, ठीक है, एक फोर्स लगेगा जो कि इस बॉक्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में यानी विपरीत दिशा पे लगेगा, इस तरीके से। क्योंकि आपका जो ये बॉक्स है और ये आपका किस पे रखा है, एक सतह पर रखा है, और हमने क्या किया, बल दिया है, जिस कारण एक फोर्स लगा जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में था। इस तरीके के फोर्स को हम फ्रिक्शन फोर्स
कहते हैं, यानी घर्षण बल कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक लड़की है जो कि एक स्लेज में स्नो में चल रही, ठीक है। तो जब ये चल रही है इस तरीके से स्नो में, ठीक है, तो क्या हो रहा है, इसकी जो है, इसका जो बल, जो ये चल रही है वो इस दिशा में चल रही है, लेकिन इसकी ऑपोजिट यानी विपरीत दिशा पे एक बल लग रहा है जिसे हम फ्रिक्शनल फोर्स या घर्षण बल कहते हैं। नेक्स्ट आपका स्प्रिंग फोर्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इस जो ये टॉय है इसमें क्या है, बीच में आपका स्प्रिंग लगा है। क्या लगा है, स्प्रिंग लगा है, जिसके कारण ये जो टॉय है ये ऊपर नीचे हो रहा। तो यानी जो ये खिलौना है इस पे कौन सा बल लगा है, आपका स्प्रिंग फोर्स लगा है, क्योंकि ये स्प्रिंग के कारण ये जो बल है वो लगा है। अब हम बात करते हैं मस्कुलर फोर्स की। तो मस्कुलर फोर्स की अगर हम बात करें, वो बल जो हमारी मांसपेशियों के कारण लगता है, ठीक है। जैसे कि ये जो लड़का है इसने क्या किया है, वेट को लिफ्ट किया है, भार को उठाया है, अपने हाथों से उठाया, ठीक है, नीचे से उठाया और ऊपर ले गया। तो इस केस में क्या हो गया, आपका मस्कुलर फोर्स लगा है, यानी मांसपेशियों का बल लगा है, मांसपेशियों के कारण बल लगा है। तो इस तरीके के बल को हम मस्कुलर फोर्स कहते हैं। और आपने ये देखा होगा कि इन तीनों, जो ये तीनों एग्जाम्पल्स हैं या ये जो इसके टाइप्स हैं, इसमें आप ये देख सकते हैं कि तीनों कंडीशन में जो फोर्स लग रहा है वो तब लग रहा है जब एक ऑब्जेक्ट या एक वस्तु दूसरे वस्तु के कांटेक्ट में। पहली फ्रिक्शनल फोर्स में अगर हम बात करें तो जो आपका ये स्लेज है ये स्नो के कांटेक्ट में है, यानी जो आपकी बर्फ होती है, बर्फ का मैदान है उसके कांटेक्ट में है, जिस कारण फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। स्प्रिंग फोर्स इसलिए लग रहा है क्योंकि जो ये आपका स्प्रिंग है ये आपके इस खिलौने से अटैच है, इस कारण आपका स्प्रिंग फोर्स लग रहा है। वहीं अगर हम मस्कुलर फोर्स की बात करें तो क्योंकि ये जो लड़का है इसने अपने हाथों से इस वेट को, इस भार को उठाया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कांटेक्ट किसके बीच में हुआ, इस लड़के के हाथों के, हाथ और जो ये वेट है इसके बीच। तो ये भी आपका इसी कारण कांटेक्ट या संपर्क बल है। तो ये इसके कुछ टाइप्स हैं। अब इन टाइप्स को हम डिटेल में समझेंगे। तो पहला टाइप जो है हमारा वो आपका मस्कुलर फोर्स यानी पेशीय बल है, यानी ऐसा बल जो कि मसल्स के एक्शन की वजह से यानी पेशियों के क्रिया स्वरूप के कारण लगता है। ऐसे बल को हम क्या कहते हैं, मस्कुलर फोर्स लगता है। जैसे कि आप किसी पानी के बर्तन को या बाल्टी को उठा रहे हैं, ठीक है, आप बाल्टी को उठा रहे हैं अपने हाथों से, तो आपके हाथों से, क्योंकि आपके जो हाथ है आप देख सकते हैं आपकी बॉडी मसल्स से बनी है, ठीक है, पेशियों से बनी है। तो जब आप इस बाल्टी को उठाते हैं तो अपने हाथों से इस पे बल लगाते हैं जो कि आपका मस्कुलर फोर्स होता है। इसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये लड़का क्या कर रहा है, डंबल्स उठा रहा है, उससे एक्सरसाइज कर। तो जो इसका हाथ है, हाथ का कांटेक्ट डंबल से है, ठीक है, और इस डंबल्स पे कौन सा बल लग रहा है, आपका मस्कुलर फोर्स लग रहा है, क्योंकि ये आपका हाथों के कांटेक्ट में है और हाथों पे क्या है, मसल्स हैं, इस कारण इसमें आपका मस्कुलर फोर्स इस केस में लगा है। अब हम बात करते हैं साइकिल की। तो जब साइकिल होती है, आप पैडल्स जो चलाते हैं वो अपने पैरों से करते हैं, तो आपके पैरों की जो मसल्स है, पैरों की जो पेशियां हैं, उसके कारण आपके पैडल चलते हैं, जिस कारण आपकी साइकिल गति करती है। तो यानी इस केस में भी आपका मस्कुलर फोर्स है, यानी पेशीय बल है। यानी द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स इज नोन एज मस्कुलर फोर्स। हमारी मांसपेशियों के क्रिया स्वरूप लगने वाले बल को पेशीय बल कहते हैं, क्योंकि इन तीनों कंडीशंस में आपने ये ऑब्जर्व करा है कि तीनों कंडीशंस में मांसपेशियों के कारण ही बल यानी फोर्स लग रहा है। It is the muscular force that enable us to perform
all activities involving movement और bending of our body. पेशीय बल ही हमें अब सभी क्रियाकलाप करने योग्य बनाता है. इन क्रियाकलापों में शरीर की गति तथा मुड़ना भी सम्मिलित, यानी जो भी हम एक्टिविटी करते हैं अपने बॉडी के कारण, अपने शरीर के कारण जो भी एक्टिविटी करते हैं वो सारी एक्टिविटी आपकी मस्कुलर फोर्स के कारण होती है, यानी पेशीय बल के कारण होती है. Since muscular force can be applied only when it is in contact with object, it is also called contact force. यानी जो आपकी पेशीय बल है वो तभी लगती है, तभी होती है जब ऑब्जेक्ट या जो बॉडीज हैं वो कांटेक्ट में होती है, यानी संपर्क में होती है. इसी कारण इसे हम कांटेक्ट फोर्स यानी संपर्क बल कहते हैं. तो ये आपका कांटेक्ट फोर्स का हमने पहला टाइप देखा. आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो आपका मस्कुलर फोर्स होता है, पेशीय बल होता है, वो क्या क्या होता है और किस तरीके से अप्लाई होता है या लगता है. हमने आज फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ मोशन या शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी जो आपका फोर्स होता है, बल होता है, वो किसी भी वस्तु के आकार या आकृति को परिवर्तित करता है. इस कॉन्सेप्ट को हमने समझा. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही. मिलते हैं आप नेक्स्ट सेशन में. तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस